नमस्कार मित्रों, योग ऋषि में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसे आप ना तो कोई रोग कह सकते हैं, ना उसे लेकर के आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, और वो इतना गंभीर भी है कि वो आपकी पूरी दिनचर्या को, आपके पूरे समय को खराब कर देता है। मान लीजिए आप सुबह उठे और आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है और कुछ ही देर में आपको सर में दर्द शुरू हो जाता है। अब आप इस समस्या को लेकर के डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। घर में कोई इसके लिए कुछ सामान्य कोई टैबलेट पड़ी हुई है तो आप या तो वो ले लेंगे, या वो नहीं है तो आप उसको अपने आप से ठीक होने का वेट करेंगे। परंतु आप ये नहीं सोच पाते कि ये हुआ क्यों है, इसका रीज़न क्या हो सकता है। इसी तरह से मान लीजिए कि आपको पेट में अचानक से कभी गैस ज़्यादा बनने लगी, आप नहीं समझ पाते कि ये हुआ क्यों है, और ना ही आप उसको लेकर के डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो कुछ ऐसी समस्याएं जो हमें परेशान तो ज़रूर करती हैं, लेकिन वो कोई रोग नहीं कही जा सकता। और अगर वही चीज़ें बहुत समय तक कंटिन्यू रहें, आपको सर में दर्द बहुत समय तक ज़्यादा रहने लग जाए, तब आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी होने वाली ये समस्याएं आपके दिनचर्या को, आपके समय को बहुत ख़राब करती हैं, बहुत डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन आप इनका समाधान नहीं खोज पाते और ये अपने आप से ठीक हो जाएं, ऐसी आपको प्रतीक्षा रहती है। तो हमें ये समझना होगा कि ये समस्याएं आती क्यों हैं, इसका आने का क्या कारण है। और आज जो हम ये विषय आपके सामने रख रहे हैं, ये विषय निकट भविष्य में हमारी जो पुस्तक आने वाली है, उस पुस्तक में भी विस्तार से समझाया गया है। यहाँ हम उसका एक छोटा सा बिंदु रख रहे हैं आपके सामने, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है और आपके प्रतिदिन की दिनचर्या से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उसको आपके सामने रख रहे हैं। तो निकट भविष्य में जो पुस्तक आएगी, आप इस विषय को उसमें और ज़्यादा विस्तार और साइंटिफिक प्रूफ्स के साथ, साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ में पढ़ पाएंगे। तो सामान्य रूप से मान लीजिए आप सुबह उठे और आपको हल्का हल्का सर में दर्द फील हो रहा है। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप या तो उसको ठीक होने का प्रतीक्षा करेंगे, और या फिर घर में कोई एक टैबलेट एलोपैथी की पड़ी होगी तो आप उसको लेकर के उसको ठीक करने का प्रयास करें। लेकिन कभी भी आप ये नहीं सोच पाते कि ये चीज़ आई क्यों है, इसका मुख्य कारण क्या है। क्या आपने ठीक नींद ली है, क्या आपने नींद नहीं ली है, या आपने शाम को जो भोजन किया था वो डिस्टर्ब करने वाला था, या आप जो पूरे रात में सोए हैं तो बार बार आप बीच बीच में उठते रहे हैं, या क्या कारण, ऐसा क्या कारण हो सकता है। यदि हम एक एक विषय के बारे में बात करेंगे, हर टॉपिक के लिए अलग से बात करेंगे, तो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। घंटों तक हम चर्चा करेंगे, तब जा कर के आपको इन विषयों पे बिंदुवार हम चर्चा कर पाएंगे। लेकिन हम इन सभी समस्याओं से, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, रोग नहीं है लेकिन हमें परेशान करते हैं, ऐसे सभी बिंदुओं के लिए हम अपनी दिनचर्या में ओवरऑल क्या कर सकते हैं, उसके बारे में एक ही बार में पूरा एक फिक्स शेड्यूल आपके सामने रख रहे हैं कि यदि आप इस पैटर्न पे या इस पैटर्न के आसपास कहीं अपना जीवन चला रहे हैं, अपनी दिनचर्या को रखे हुए हैं, तो आप इस तरह की किसी भी समस्या से बच सकते हैं। आपको कोई समस्या नहीं आएगी, और पहले से यदि कोई ऐसी छोटी मोटी समस्या से आप बार बार प्रभावित हो भी रहे हैं तो वो भी दूर हो जाएगी, वो भी ठीक हो जाएगी। क्या करना चाहिए आपको ऐसा? हमारी जो दिनचर्या है और हमारा जो स्वास्थ्य है वो आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। वास्तव में आयुर्वेद की दृष्टि से हमारे मुख्य जो पिलर हैं हमारे स्वास्थ्य के, वो 6 पिलर हैं। उनमें से 3 मेन पिलर्स हैं और 3 सब पिलर्स हैं। 3 मुख्य पिलर हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार का तात्पर्य आपका भोजन। अब हम सामान्य रूप से जब भी भोजन की बात करते हैं तो वो भोजन होता है जो मुख से लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ आयुर्वेद जो कह रहा है वो भोजन सिर्फ मुख से लिया जाने वाला भोजन नहीं है। वो भोजन आप कान से भी लेते हैं, अर्थात आप किस तरह की चीज़ों को सुन रहे हैं। वो भोजन आप अपनी आंखों से भी ले रहे हैं, आप किस तरह की चीज़ें, आपको आनंद देने वाली या आपको कष्ट देने वाली चीज़ें देख रहे हैं। यदि आप अपने लिए कष्टपूर्ण चीज़ें देख रहे हैं तो वो अच्छा भोजन नहीं माना जाएगा, वो तामसिक भोजन हुआ। और अगर आप आनंद देने वाली चीज़ें देख रहे हैं तो वो सात्विक भोजन कहा जाएगा। तो दोनों भोजन का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। त्वचा से हम भोजन लेते हैं, अनुभव से हम भोजन लेते हैं, विचार से हम भोजन लेते हैं, अर्थात ये सब भी जो हमारे अंदर बाहर के वातावरण से जा रहा है, ये सब भी हमारे शरीर के लिए भोजन का ही कार्य करता है। तो ये सिर्फ भोजन जब हम कहते हैं, आहार जब हम कहते हैं,
तो वो आहार सिर्फ आपके मुख से जाने वाला नहीं, आपकी आँखों से, आपके कान से, आपकी नाक से जाने वाला भोजन भी है, आपकी त्वचा के अनुभव में आने वाली चीज़ें भी आपका भोजन ही है। तो जब भी हम भोजन की बात करते हैं, ओवरऑल आप क्या ग्रहण कर रहे हैं बाहरी वातावरण से, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम बात करते हैं आहार के बाद में निद्रा की। निद्रा, आप रात्रि में जो सो रहे हैं केवल वही निद्रा नहीं है। निद्रा का एक सीधा सीधा अर्थ तो हो सकता है शरीर के विश्राम से, और दूसरा आपके मन के, आपके मस्तिष्क के विश्राम से। तो शरीर का जो विश्राम है और मस्तिष्क का विश्राम, ये दोनों का सामंजस्य बैठा करके जो विश्राम आप करते हैं, वो तो केवल रात्रि में ही संभव है। लेकिन दिन के समय में जब भी आप मुक्त होते हैं, अपने समस्त कार्यविधियों से मुक्त होते हैं, उस समय आपका जीवन कैसा है? क्या आप उस समय विश्राम की अवस्था में होते हैं, या आप किसी दूसरे प्रकार की ही उलझनों में पड़े रहते हैं? ये भी आपकी निद्रा को प्रभावित करने वाला है। मान लीजिए कि आपने एक अपना काम जो आज आपको करना था वो कंप्लीट कर दिया, तो अब जो बाकी समय बचा हुआ है, क्या आप उसमें अपने विश्राम की अवस्था में रहेंगे, या आप उसमें भी किसी न किसी चीज़ों में उलझे रहेंगे? ये आपकी निद्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। आप रात्रि में जो विश्राम कर रहे हैं वो तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, लेकिन दिन में भी जो खाली समय है, क्या वो आपके लिए उलझनों भरा होता है? क्या वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त वाला समय होता है, या आप अपने खाली समय का सदुपयोग अपने विश्राम, अपने मस्तिष्क के विश्राम के लिए उपयोग में कर पाते हैं? आप ध्यान की अवस्था में जा पाते हैं, या आप अपने मन को शांत कर पाते हैं उस दौरान, या नहीं कर पाते हैं? ये भी आपकी निद्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तीसरा बिंदु है हमारा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है, यहाँ दो प्रकार से हम ब्रह्मचर्य को समझ सकते हैं। ब्रह्म मीन्स ज्ञान, और चर्या मीन्स विचरण करना, अर्थात ज्ञान में विचरण करना। ये है एक गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य। आप अपना जीवन जो जी रहे हैं, ओवरऑल जो आपका डेली रूटीन है, वो आपकी मानसिक किस प्रकार की अवस्था में है? क्या आप अत्यधिक क्रोध में, अत्यधिक व्यस्तता में, अत्यधिक मानसिक उतार चढ़ाव में जी रहे हैं, या फिर आप बहुत सामंजस्यपूर्ण तरीके से और बहुत ही तालमेल के साथ में अपना जीवन चला रहे हैं? ये अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। तो ये एक गृहस्थ के रूप में आपके लिए है। और अगर आप एक सन्यासी का, एक ब्रह्मचारी का, या एक गुरुकुल का जीवन जी रहे हैं, तो उस समय ब्रह्मचर्य का तात्पर्य थोड़ा और व्यापक हो जाता है। इन चीज़ों का ध्यान आपको वहाँ भी रखना है, लेकिन इनके साथ साथ आपको अन्य बिंदुओं पर भी ध्यान देना होता है। आप जिह्वा के कितने गुलाम हैं, आप अपनी आँखों के कितने गुलाम हैं, आप अपने कान के कितने गुलाम हैं, आप अपनी जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली इंद्रियां हैं, उनके कितने गुलाम हैं? इंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य में शामिल हो जाता है जब आप एक सन्यासी का या एक ब्रह्मचारी का जीवन जी रहे होते हैं, या एक विद्यार्थी का जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे में ब्रह्मचर्य एक व्यापक विषय हो जाता है। यदि आप ग्रस्त हैं तो पहला, और यदि आप अभी विद्या अध्ययन इत्यादि का या सन्यासी का जीवन जी रहे हैं तो दूसरा बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। ये यदि तीन बिंदुओं पे आप अच्छे से अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और इनको प्रकृति के अनुसार रखे हुए हैं, तो आप समझिए कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। और यदि इन तीन मेन पिलर्स में से एक पिलर भी डिस्टर्ब है, तो आप समझिए कि वो हिलाने से आपका पूरा स्वास्थ्य का जो भवन है वो गिर सकता है। हमने कहा 6 पिलर्स हैं, 6 में से 3 मुख्य पिलर और 3 सब पिलर्स। सब पिलर कौन कौन से हैं? व्यायाम, स्नान और ध्यान। व्यायाम अर्थात योगाभ्यास में आसन इत्यादि का जो आप अभ्यास करते हैं वो, और व्यायाम के बाद स्नान का तात्पर्य यहाँ सिर्फ शरीर को धो लेने मात्र से नहीं, आप 5 तत्वों का अनुभव करें। जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, उन 5 तत्वों का अनुभव करें, और उतनी ही मात्रा में करें जितनी मात्रा में इस प्रकृति में वो तत्व हैं। जितनी मात्रा में आपके शरीर में वो तत्व हैं, उसी मात्रा में उनका संपर्क करें, उनका स्पर्श आपके साथ में हो। जैसे हम सामान्य रूप से स्नान करते हैं तो एक बंद कमरे में जा कर के और अपने ऊपर पानी डाला और उसको पोंछ दिया, स्नान हो गया। लेकिन जब हम संपूर्ण रूप से स्नान की बात करें या प्राकृतिक स्नान की बात करें, तो उसमें 5 तत्व की उपस्थिति होनी चाहिए। यदि हम अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से उसको कहें
तो वो हो जाएगा पंचतत्व स्नान। हमारा शरीर जो मुख्य रूप से बना है वो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो ये पांचों तत्व स्नान के समय पे वहाँ उपस्थित हों, ये प्राकृतिक स्नान की श्रेणी में आ जाएगा और आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं हमारे प्राचीन ट्रेडिशन जो है, प्राचीन जो परंपराएं हैं, उनमें गंगा स्नान का या नदी स्नान का बहुत महत्व है। किसी भी नदी का स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है। वो पवित्र आध्यात्मिक दृष्टि से जैसा है वैसा है, लेकिन आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और वास्तव में वही प्राकृतिक स्नान कहा जाता है। हम जैसे सामान्य रूप से अभी स्नान करते हैं तो वहाँ पानी की ही केवल उपस्थिति होती है, थोड़ी मात्रा में वायु यदि उपस्थित है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब हम नदी में स्नान कर रहे हैं या हम खुले वातावरण में स्नान कर रहे हैं तो वहाँ पे धूप भी होती है, वहाँ पे वायु भी होती है, वहाँ पे एक स्पेस है, आकाश का भी एक अंश वहाँ उपस्थित होता है, वहाँ भूमि भी कच्ची होती है और उसका भी एक अपना स्पर्श आपको प्राप्त होता है। और मुख्य जो घटक है हमारे 5 तत्वों में वो है जल। हमारे शरीर का, इस पूरी पृथ्वी का जो मुख्य घटक है वो है जल। आप जानते हैं 70 से 72% जो है हमारा पृथ्वी के अंदर भी और हमारे शरीर में भी वो जल की ही मात्रा है और उतना ही संपर्क स्नान के समय हमारे शरीर का भी होना चाहिए। जितना रेशियो में हमारा आकाश है, जितने रेशियो में इस पृथ्वी पर अग्नि का तत्व है, जितने रेशियो में पृथ्वी का तत्व है, उसी रेशियो में हमारे शरीर में भी तत्व उतने ही रेशियो में उपलब्ध है और स्नान के समय पे उसी रेशियो में हमारे वो तत्व उपस्थित होना चाहिए। तो इससे वो प्राकृतिक स्नान की श्रेणी में आ जाएगा और वो आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये स्नान हो गया। व्यायाम में आपको ये देखना है कि आप ठीक से अपने शरीर का अधिकतम उपयोग जितना कर सकते हैं। व्यायाम का तात्पर्य कोई दौड़ लिए या सिर्फ कुछ एक्सरसाइज या कुछ आजकल जैसे डंबल कर लिया या डिप्स कर लिया, उतना नहीं। आप अपने शरीर को अधिकतम उपयोग में ला पाएँ। जितना आप उसको खींचना चाहते हैं या खींच सकते हैं उतना खींचें आपकी मांसपेशियों को। जितना ज़्यादा आप उसका उपयोग करना चाहते हैं, अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं, उतना उपयोग करें। जितना ज़्यादा आप उसको थकाना चाहते हैं, मैक्सिमम थकाने तक आप उसको थकाने का प्रयास करें। अर्थात शरीर के पूरे एक सिस्टम के रूप में यदि हम शरीर को देखें तो उस सिस्टम का संपूर्ण उपयोग आप कर लें, ये व्यायाम है। अर्थात जितना भी सामान्य दिनचर्या में आप उसका उपयोग करना चाहते हैं, अधिकतम उपयोग उस व्यायाम के समय में आप उसका कर लें, ये व्यायाम है। स्नान और फिर ध्यान। आप सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक कहीं किसी एक अवस्था में बैठ जाएं और अपने मन और अपने शरीर दोनों को, अपने विचारों को पूरी तरह से शांत हो जाने दें और उस अवस्था में अधिकतम समय तक जितना आपके पास समय उपलब्ध है या जितने समय तक आप रहना चाहते हैं या रह सकते हैं अपनी कैपेसिटी चेक करते हुए, उतने ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आप वहाँ पे रहें। तो ये आपकी पूरी की पूरी जो स्वास्थ्य के 6 पिलर्स हैं, उन 6 पिलर्स का आप पालन कर रहे हैं और इस अवस्था में आपका कोई कारण नहीं बनता कि वो आपको अस्वस्थ कर सके। अब हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, थोड़ा इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, लेकिन आप प्रतिदिन जो चीज़ें रफली कर रहे हैं ऑलरेडी अपने जीवन में, ये एक थ्योरेटिकल पार्ट था जो हमने आपके सामने रखा। लेकिन सामान्य जीवन में जो चीज़ें आप कर रहे हैं, आहार हमने बता दिया, लेकिन जो मुख से लेने वाला आहार है अत्यंत महत्वपूर्ण तो वही है हमारे लिए। आप कान से अगर कुछ गंदा सुन लेते हैं तो एक बार को आप थोड़ा डिस्टर्ब होके अपने आप को मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर मुख से कुछ गंदा खा लिया तो आपके पूरे शरीर को वो खराब कर देगा, है ना। तो सब चीज़ें महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी आपका जो डेली रूटीन में उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो ही जाती हैं। तो अब बात करते हैं आपकी दिनचर्या और आपका भोजन। सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या को सूर्य के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में रखना है। सूर्य के साथ सामंजस्य में रखने का तात्पर्य है कि जिस तरह से सूर्य हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, इस प्रकृति में चल रहा है, उसी प्रकार हमने अपने जीवन को भी चलाना। कैसे? सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय होने के साथ ही हमारा भी जागने का समय होता है। वो कैसे है? यदि सूर्य मान लीजिए कि 6 बजे, हम एक रफ समय मान लेते हैं कि 6 बजे सूर्य उदय होता है, तो आप सूर्य उदय होने से 1.5 घंटे पहले तक, 2.5 घंटे पहले से लेकर के 1.5 घंटे पहले तक उठ चुके हों। और जब आप उठ चुके होंगे
तो आपका शौच आदि का समय और आपकी जो दिनचर्या के बाकी छोटे छोटे काम हैं, स्नान आदि, वो सब हो जाएंगे और सूर्य उदय होते ही आपकी ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रारंभ हो जाती हैं। अर्थात ऊर्जा की आवश्यकताओं से तात्पर्य है कि शरीर को चलाने के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं उनको प्राप्त करने के लिए शरीर तैयार हो जाता है। सूर्य उदय हुआ और सूर्य उदय होते ही आपके शरीर में कुछ भी यदि आप डालते हैं तो वो आपको ऊर्जा देगा, आपको एनर्जी देगा। यदि आप उससे पहले, सूर्योदय से पहले कुछ खा रहे हैं तो वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन सूर्योदय के बाद जो आप भोजन लेते हैं, आपने सूर्योदय के बाद ही भोजन लेना है, वही आपके लिए उचित समय है। तो आपने भोजन लेना प्रारंभ किया सूर्योदय के साथ ही, और सूर्योदय के 2.5 घंटे के अंदर, अर्थात आपका जो उठने का समय है वो 2.5 घंटे से 1.5 घंटे पहले तक आपको उठना है, और जो भोजन का प्रथम भोजन का समय है सूर्योदय के 1.5 घंटे से 2.5 घंटे तक के बीच में आपको ले लेना चाहिए। मान लीजिए 6 बजे जैसे हमने कहा सूर्योदय हुआ, तो सूर्योदय होने के बाद 1.5 घंटे बाद से लेकर के और 2.5 घंटे बाद के बीच के समय में, अर्थात 7:30 बजे से लेकर के और 8:30 बजे के बीच में आपको अपना भोजन ले लेना चाहिए, जो प्रथम भोजन है, सुबह का जो नाश्ता जिसको हम कह देते हैं। और नाश्ते में लेना क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। आप अपने आसपास जितने लोग जी रहे हैं अपने सहित, अगर आप देखेंगे तो उनका भोजन 99% संभावना है कि मरा हुआ ही होगा। अर्थात जो भी भोजन वो ले रहे हैं वो प्राण युक्त नहीं है, वो प्राणहीन है। रसोई में आपने कोई भोजन पकाया और वो भोजन पका करके जब आप सेवन कर रहे हैं तो वो जीवन रहित भोजन है। जीवन रहित का तात्पर्य है अग्नि के संपर्क में आने के बाद वो मर चुका है, और 99% आपका वैसा ही भोजन है। तो सबसे पहला जो भोजन है आपका वो 100% जीवित होना चाहिए, 100% जीवन से भरपूर भोजन होना चाहिए। वो कैसा भोजन होगा, प्रकृति ने जो भी आपको दिया है उसी स्वरूप में उस भोजन को ग्रहण करना है, वो जीवित भोजन है। प्रकृति जो भी आपको दे रही है वो जीवित भोजन है, और अगर आप उसमें उसको अग्नि के संपर्क में लेके आ रहे हैं तो वो फिर मृत भोजन बन जाता है, मरा हुआ भोजन। तो दिन का पहला जो भोजन है आपका वो जीवित भोजन ही होना चाहिए, ऐसा आपका आग्रह है। अब आज से ही ऐसा परिवर्तन कर लें, हो सकता है ये आपके लिए संभव ना हो सकता है आपका स्वास्थ्य उसके साथ में एडजस्ट ना कर पाए, आपका शरीर उसके साथ एडजस्ट ना कर पाए, तो हो सकता है कि वो आपको थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करे। तो इसके लिए, इससे बचने, इस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको चेंजेस जो है वो एक साथ ना करते हुए थोड़े थोड़े करने हैं। अर्थात अभी जैसे आप भोजन करते हैं तो पहले अपने आधे भोजन को जीवित कर लीजिए और आधा भोजन जो अभी तक आप चल रहा है वैसा रहने दीजिए। फिर धीरे धीरे जीवित भोजन की मात्रा बढ़ाते जाइए और मृत भोजन की मात्रा को कम करते जाइए, और प्रयास कीजिए कि आपका प्रथम भोजन, आपका नाश्ता 100% जीवित हो। ये पहला नियम है आपके भोजन का। दूसरा, जो आप दोपहर में भोजन लेते हैं, इस प्रथम भोजन के 4 से 5 घंटे के बाद ही आप अपना दूसरा भोजन, अर्थात यदि आपने 7:30 से 8:30 के बीच में अपना भोजन किया है तो अब आपको 7:30 से 8:30 के 5 घंटे के बाद, 7:30 बजे किया है तो 12:30 बजे, और 8:30 बजे किया है तो 1:30 बजे, अर्थात 12:30 से 1:30 या 2 के बीच में आपको अपना दूसरा भोजन कर लेना चाहिए। और दूसरा भोजन जब आप 12:30 से 1:30 के बीच में जो कर रहे हैं उसमें भी आपको ये प्रयास करना चाहिए कि उस भोजन का जो टोटल क्वांटिटी है, टोटल जो मात्रा है, उस मात्रा का आधा भाग जीवित हो और आधा मृत चल जाएगा। तात्पर्य यह है कि यदि संपूर्ण जीवित हो तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ मैं आपको एक और बात थोड़ी आपकी दृष्टि में लाना चाहता हूँ कि आप अपने आप को छोड़ के, अर्थात मनुष्य या मनुष्य के संपर्क में रहने वाले जो जीव हैं उनको छोड़ करके अन्य पूरी सृष्टि को देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि सभी जीव, अधिकांश जीव, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, वो सभी जीवित भोजन करते हैं। बकरी अगर घास खाएगी तो वो सूखी हुई घास को पसंद नहीं करती है। आप भूखा रख के उसको खिला दें तो अलग बात है, लेकिन सामान्य रूप से वो जीवित भोजन ही करना पसंद करेगी। आप शेर को या किसी मांसाहारी जीव को भी देखेंगे तो वो अधिकांशतः चाहेगा कि उसका जो शिकार है वो उसके द्वारा किया गया हो। शेर तो बिल्कुल भी मृत जीव को हाथ ही नहीं लगाता, वो तो जो अपने हाथ से किया हुआ जीवित शिकार है उसी को मार के खाता है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी सृष्टि जो चल रही है वो जीवित भोजन के आधार पर ही चल रही है।
और आप ध्यान रखिए कि उनके लिए कोई हॉस्पिटल हमने नहीं बनाया हार्ट अटैक से बचने के लिए, है ना, और उनको माइग्रेन की दवाइयाँ नहीं बनाई हैं हमने उनका दिमाग ठीक रखने के लिए या सर का दर्द ठीक रखने के लिए, है ना। तो पूरी सृष्टि जो चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से चल रही है और जीवित भोजन के साथ। तो आपको भी प्रयास करना है कि आपका अधिकतम भोजन जीवित हो। लेकिन अभी क्योंकि आपने अपनी पीढ़ियों से, सदियों से हम वैसे ही पैटर्न पे चले आ रहे हैं, तो एक साथ चेंज करना संभव नहीं है। तो कम से कम आपका आधा भोजन जीवित हो, आधा भोजन मृत होगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि पहले जो आप जीवित भोजन कर रहे हैं वो आपके बाद में लिए हुए मृत भोजन को थोड़ा थोड़ा संतुलित करके एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन जब हम पूरा का पूरा मृत भोजन कर रहे हैं तब वो हमारे स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता ही है। और आजकल जो आप देखते हैं ना कि सामान्य परिस्थितियाँ बन गई हैं कि भाई एक आयु के बाद रोग तो आएंगे ही, शरीर है बीमार तो होगा ही। ये जो एक एक्सेप्टेंस बन गया है बीमारियों को लेकर के, आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये शरीर बीमार होने के लिए नहीं है। आप यदि इसका फ्यूल अच्छे से देते रहे तो ये कभी बीमार नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हमने उसके फ्यूल में ही इतनी ज़्यादा मिलावट कर दी है, इतना ज़्यादा बेकार कर दिया है उसको, कि वो उस फ्यूल के कारण ही, उस ईंधन के कारण, उस भोजन के कारण ही बर्बाद हो रहा है, बार बार बीमार हो रहा है। इस सिस्टम को बनाने वाला ईश्वर बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। वो इतनी बड़ी खामियां इस सिस्टम में नहीं छोड़ सकता जितनी खामियों का हम शिकार हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जितना हो सके प्रकृति के साथ, प्रकृति के सामंजस्य में उसके पैरेलल चलने का प्रयास कीजिए। और इसी प्रकार से जब आप दोपहर में 12:30 से 1:30 बजे के बीच में अपना दोपहर का भोजन फिनिश करते हैं, तो उसके बाद 4 से 5 घंटे के बाद पुनः आपको भोजन करना है। और वो भोजन आप देखिए, आप चेक कीजिए अपने टाइम टेबल को, वो भोजन सूर्यास्त के पहले पहले हो जाना चाहिए। जब आप 12:30 बजे भोजन करेंगे तो उसके 4 घंटे बाद कर रहे हैं तो 4:30 5 बजे तक, 5:30 बजे तक सूर्योदय के समय में। और यदि आप थोड़ा सा लेट खाए हैं तो भी सूर्यास्त के पहले पहले आपका वो भोजन हो जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद किया हुआ जो भोजन है वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। और विशेष रूप से जो हमने बात की जीवित भोजन की, तो जीवित भोजन विशेष रूप से आपको सूर्य की उपस्थिति में ही लेना है। यदि आप सूर्य की अनुपस्थिति में रात्रि में भोजन करते हैं तब आपको जीवित भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण बात है। मैं जोर दे रहा हूँ इस बात पे कि आपको जीवित भोजन ज़्यादा मात्रा में करना है। लेकिन यदि सूर्य की अनुपस्थिति में आप भोजन कर रहे हैं, मैं बादलों की बात नहीं कर रहा हूँ, सूर्य उदय के पहले या सूर्य अस्त के बाद यदि आप भोजन कर रहे हैं तो वो भोजन जीवित भोजन नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही सिद्ध होगा, है ना। क्योंकि आप प्रकृति के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो प्रकृति की जो बनाई हुई व्यवस्था है उसको भी आपने थोड़ा सा उसको अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो उस समय आपको फिर मृत भोजन ही करना है, क्योंकि सूर्य उपस्थिति ही नहीं है, आपका शरीर उस अवस्था में नहीं है कि वो जीवित भोजन के साथ में अच्छा व्यवहार कर पाए या जीवित भोजन उसके शरीर के साथ में अच्छा व्यवहार कर पाए। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपका वैसे तो भोजन ही सूर्य की उपस्थिति में हो जाना चाहिए शाम का भी, लेकिन यदि वो किसी वजह से नहीं होता है तो आपने जीवित भोजन सूर्य की अनुपस्थिति में नहीं करना है, ठीक है। अब आपने 5:30 बजे भोजन कर लिया या 6 बजे या सूर्य की उपस्थिति में भोजन कर लिया है, अब आप रात में 12 बजे तक जागते हैं तो भूख लगेगी, तो क्या करना है? पहले तो रात में जागना ही नहीं है, रात्रि तो सोने के लिए है। यदि आप 8 बजे नहीं तो 9 बजे तक सो जाएंगे, 10 बजे तक सो जाएंगे, तभी आप सुबह फिर 4 बजे सूर्योदय के 1.5 घंटे 2.5 घंटे पहले उठ पाएंगे। और यदि आप 12 बजे तक जाग रहे हैं तो फिर सूर्योदय के 1.5-2 घंटे या 2.5 घंटे बाद ही आप जाग पाएंगे। तो आपने प्रयास करना है कि पहली बात तो आपको सूर्योदय के 2.5 घंटे के अंदर सो जाना है, अर्थात 1.5 से 2.5 घंटे के अंदर आपको सो जाना है। सूर्य मान लीजिए 6 बजे अस्त हुआ, हम 12 घंटा का दिन 12 घंटे की रात मान लें, 6 बजे सूर्य अस्त हुआ, तो सूर्य अस्त होने से 1.5 से 2.5 घंटे पहले आपको भोजन करना है, अर्थात 3, साढ़े 3, 4 बजे से लेकर के और 6 बजे के बीच में आपको भोजन कर लेना है। और 3:30 से 5:30 के बीच में आपको भोजन कर लेना है। और यदि आप यहाँ से 6 बजे से काउंट करेंगे तो 6 बजे के 1.5 घंटे से लेकर के 2.5 घंटे बाद के बीच में आपको विश्राम करना चाहिए। और जब आप विश्राम करेंगे तो सुबह फिर से जो सूर्य उदय होने वाला है उसके 2.5 घंटे पहले आप उठ पाएंगे।
और फिर आपकी जो दिनचर्या है वो आदर्श स्थिति प्राप्त कर पाएगी। और फिर ये छोटी समस्याओं से लेकर के और जो बड़ी-बड़ी समस्याएँ आती हैं हमारे सामने, अचानक से किसी को पता चलता है कि उसको हार्ट अटैक हुआ और वो चले गए। अचानक से किसी को पता चलता है कि उसके क्रिएटिनिन लेवल जो है 3-4 से ऊपर चला गया है और अब वो लाइलाज हो गया है। अचानक से किसी को पता चलता है कि उसके लंग्स में स्पाज़्म हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, दमा, अस्थमा की जैसी समस्याएँ उसको आ गई हैं। अचानक से पता चलता है कि उसके पेट में अल्सर हो गया है, कोलाइटिस हो गया है। अचानक से सोराइसिस की समस्या उनके सामने आ जाती है। अचानक से उनके दिमाग का जो संतुलन है वो डिसबैलेंस होने लगता है, डिप्रेशन या इस तरह की अवस्थाओं में वो चले जाते हैं। बड़ी-बड़ी समस्याएँ हों या छोटी-छोटी समस्याएँ हों, आप हर प्रकार की समस्याओं से बचे रह सकते हैं यदि आप इस प्रकार की आदर्श दिनचर्या का पालन करते हैं। हमने बहुत सारी चर्चा कर ली। ये पूरी की पूरी जो चर्चा है और इससे जुड़े हुए जो अन्य पहलू हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए, योग से जुड़े हुए, हमारी दिनचर्या से जुड़े हुए, इस प्रकृति से जुड़े हुए, प्रकृति के पैरेलल कैसे चलना है, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए एक जितने भी हमारे पहलू हैं, वो एक ही पुस्तक में आपको शीघ्र ही आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं। उस पुस्तक का एक छोटा-सा अंश हमने आपके सामने रखा है। आशा है आपके लिए ये उपयोगी होगा। यदि आपका इस विषय से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न रहता है, तो आप अवश्य उसे पूछिए। हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे और शीघ्र ही पुस्तक आ जाएगी तो आपको सूचित किया जाएगा। आप उस पुस्तक का भी लाभ उठाएँ। अभी के लिए इतना ही। नमस्ते। ओम।